तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीआरटी एक्सप्लेन पर। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और एक एंजल कह रही होती है कि तुम लोग कितने अनोइंग हो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रीजंस यूनिफेक्शन होने वाले हैं। तुम लोग बस इतना जान लो कि इसके पीछे का कारण लोगों की संख्या का कम होना है। और कुछ भी अपने दिमाग में उल्टा सीधा मत सोचो। और रीजंस का यूनिफेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जमीन उल्ट फुल्ट होने लगती है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। और कोई लोग कह रहे होते हैं क्या भूकंप आ गया है, क्या जमीन नीचे धंसने वाली है। इनकी साका नाका। तभी वो अंजल कहती है कि क्या गलत है, तुम सब ह्यूमंस एटलीस्ट एक दूसरे से कुछ कहो तो सही। क्या तुम्हारे मुंह में दही जम चुका है? तभी दूसरी एंजल आती हुई कहती है कि तुम लोगों का ऐसे खड़े रहने का कितनी देर का प्लान है? तभी कोई चटपुंजा कहता है कि एक दूसरी एंजल, क्या बात है? अरे नहीं, यहाँ पर तो 10 एंजल्स आ चुकी हैं। मैं बता रहा हूँ, इनमें से कुछ लोगों को बताओ, यहाँ पर खेलने का कोई इरादा भी नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ एंजल को ही देखने आए हैं। काफी एंजल्स आ जाती हैं जिन्हें तुम कह सकते हो कि पापा की परियां हैं ये। तभी कोई एंजल कहती है कि हेलो ह्यूमंस, तुम लोगों ने अपने एंजल रिप्रेजेंटेटिव से ये तो सुन ही लिया होगा कि इस यूनिफेक्शन का कारण सर्वाइवल्स की संख्या का कम होना है। और करंटली 10 रीजन्स को एक साथ कंबाइन किया गया है और एक नया रीजन बनाया गया है। और इस रीजन में कुल लोगों की संख्या 4844 है। और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं बकवास करते रहते हैं, इनको क्या मिलता है। तभी वो एंजल कहती है कि दूसरे रीजन्स ने भी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए यूनिफेक्शन स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि रीजन बदल चुका है तो स्वाभाविक रूप से इसका नया नाम भी होगा। और आपके इस रीजन का नाम CESKSOOT है, एक कोड वर्ड नेम है। और ये रीजन केवल कोरियन खिलाड़ियों से ही बना है। कुछ लोग सर्च कर रहे होते हैं कि वाह, यहाँ पर हर कोई कोरियाई है, ऐसा होगा अच्छा कि हम बात भी कर सकते हैं। लेकिन हम जल्द ही विदेशी प्लेयर्स से मिलने वाले हैं। एमसी अपने मन में कहता है कि कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आखिरकार ये यूनिफेक्शन सिर्फ इस बार के लिए नहीं है। जब भी प्लेयर्स की संख्या 500 से कम हो जाएगी तो रीजन्स का यूनिफेक्शन होगा, फिर से रीजन्स का यूनिफेक्शन होगा। और जब पूरे कोरिया में 500 से कम प्लेयर्स रह जाएंगे तो दूसरे देशों के रीजन्स के साथ यूनिफेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। खैर, ये तो 11th राउंड में होगा, लेकिन अभी हमें जिस बात पर ध्यान करने की जरूरत है वो ये है कि अभी एंजल्स जल्द ही बोनस गेम को डिक्लेयर करने वाली है। आइए अपने रीजन के यूनिफेक्शन के सेलिब्रेशन के रूप में एक बोनस गेम को खेलते हैं। प्रत्येक रीजन का अपना रीजन रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन जब हम इस तरह यूनिफेक्शन हो चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हम एक नया रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करेंगे। ये बोनस गेम सरल है। जो भी प्लेयर अपने अपने रीजन का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है वो सब सामने आएंगे और एक दूसरे को मारेंगे। जो लास्ट तक सरवाइव करेगा वही इस नए रीजन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तभी लोग फुसफुसाहट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लोगों की फुसफुसाहट करने की आदत तो जाती नहीं है। कोई कहता है कि क्या हमें फिर से एक दूसरे को मारना पड़ेगा? वह कितने क्रूर हैं। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। हंस रहा होता है। कोई कह रहा है मुझे तो पॉपकॉर्न लेके आने चाहिए थे, साले मूवी चल रही है क्या? तभी एक बंदा गुस्से में कहता है कि इनको तो लड़ना नहीं है, इसलिए ये इतने खुश हो जा रहे। मुझे लगता है ये अपने रीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसे तो लड़ना पड़ेगा। तभी इंसान हालत में आ चुकी है। तभी एक लड़की कह रही होती है क्या हमें एक पर्सन को चुनने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा? और एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे तो साला रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बनना चाहिए था। एक सोच रहा होता है
क्या इस गेम में भी हम रिवाइव हो सकते हैं? सभी लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, सीरियसली मुझे क्या हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन नहीं छोड़ सकते? सबकी फटी पड़ी है इधर। तभी एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तक तो मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनने के कोई भी फायदे नहीं मिले, लेकिन यहीं से ही चेंज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस नए रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनना ही होगा। तभी एक एंजल कह रही होती है कि रीजन रिप्रेजेंटेटिव, तुम लोगों को इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डेथ मैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओगे। जैसे ही गेम खत्म होगा तो तुम्हें वापस रिवाइव कर दिया जाएगा, तो सालो इतनी चिंता मत करो। तभी एक बंदा खुश होते हुए कहता है, ओ तो क्या इस बार भी हम पुनर्जीवित हो जाएंगे? तब वो एंजल कहती है, आपके भाव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं लगता है कि यूनिफाइड रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनने से कोई फायदा होगा। यूनिफाइड रीजन रिप्रेजेंटेटिव कमांड अथॉरिटी की जगह डोमिनेंस अथॉरिटी का उपयोग कर सकता है, यानी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको अपने से लो लेवल वाले प्लेयर्स पर डोमिनेंस दिखाने का अधिकार देता है, और इसका आपके इन्फ्लुएंस और अचीवमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको किसी भी प्लेयर को अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल करने की पावर देता है, और कमांड की अथॉरिटी को भी अपग्रेड कर देता है। ऑफ कोर्स रूल वही हैं जैसे पहले थे। तुम इसका यूज सिर्फ 10 प्लेयर्स पर ही कर सकते हो, और अगर तुम रिप्रेजेंटेटिव को मार देते हो तो तुम उसका टाइटल ऑबिट कर सकते हो। क्या ये अच्छा नहीं है अपने जैसे ह्यूमंस पर डोमिनेंस दिखाने का? तभी कुछ बंदे जो खुजली मच रही है उनको वो कह रहे होते हैं, जब तक वह लो लेवल पर हो। और दूसरी लड़की कहती है, मैं जिसे चाहूँ उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। कोई डेड पसली कहता है कि मुझे अपने अचीवमेंट को गिरने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वो एंजल कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी मोटिवेट हो चुके हैं, तो अब आइए बोनस गेम को शुरू करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को पूरी करें। तभी दूसरी एंजल बोलती है, जब रीजन्स यूनिफाइड हो चुके हैं तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गाइड भी डिसाइड कर लेना चाहिए। मतलब इस जोन में जो ह्यूमंस को गाइड करेगी वो एंजल कौन होगी? कि क्या कोई एंजल अपनी इच्छा से ये करना चाहते हैं? अपना हाथ उठाओ। और सभी एंजल्स के बीच सन्नाटा छा जाता है। और भाई काम तो किसी को करना ही नहीं है। तभी वही एंजल कहती है कि मुझे तो ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए था, मेरी तो मत ही मारी गई थी। तभी उसके पास खड़ी एंजल कहती है कि यदि कोई एंजल अपनी इच्छा से काम करने को तैयार हो जाए तो वह काफी अजीब लगेगी। तभी कोई एंजल कहती है, हमने ये कंफर्म कर लिया है, कोई भी एंजल गाइड का रोल नहीं निभाना चाहती है, तो फिर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है? तभी कोई एंजल कहती है कि क्यों ना हम बाजा फेंके और डिसीजन ले लें। तभी एक एंजल कहती है कि क्या तुम इसे लक पर छोड़ना चाहती हो? ये बुरा नहीं है, लेकिन ये काफी बोरिंग है। हाँ, इन एंजल्स को तो खून खराबे के बिना मजा ही नहीं है। तभी एक ब्लैक बालों वाली एंजल कहती है, क्यों ना हम एक ऑर्डर बना ले और बारी बारी गाइड का रोल निभाएं। तभी दूसरी एंजल कहती है, ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि जो लोग अंत में होंगे उन्हें अपनी बारी लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तभी दूसरी एंजल बोलती है कि हाँ ये सच है, ये रीजन भी जल्द ही दूसरे रीजन के साथ यूनिफिकेशन हो जाएगा। अभी एक एंजल कहती है, क्या कोई फेयर और इंटरटेनिंग ऑप्शन है? तभी एक ऑरेंज बालों वाली एंजल कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है? रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव जल्द ही अपनी बैटल को स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में क्या ख्याल? क्या वह एंजल जो पहले मरने वाले ह्यूमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो पनिशमेंट के रूप में गाइड की भूमिका निभाई? काफी एंजल को ये तरीका काफी पसंद आता है। तभी एक एंजल कहती है कि मुझे प्रिसेला का मेथड पसंद आया है, और कौन इससे एग्री करता है? तो हमें ऑरेंज बालों वाली एंजल का नाम पता चलता है, और इस एंजल का नाम प्रिसेला होता है। हर एंजल कहती है कि हम एग्री हैं। तभी एक एंजल कहती है को और कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि मरने वाले पहले ह्यूमन के बजाय और हम उस ह्यूमन पर फोकस करें जो लास्ट तक अलाइव रहेगा। लास्ट ह्यूमन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजल किंग बन जाए। अभी ऑरेंज बालों वाली एंजल कहती है, किंग? एग्जाम्पल के लिए यदि किंग किसी एंजल को गाइड के रूप में नियुक्त कर देता है तो वह एंजल उस कार्य को करेगी, क्योंकि ये एक किंग्स
का वर्ड है, यानी आदेश है, मतलब ऐसा ही कुछ। तभी एक ऑरेंज बालों वाली एंजल कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ह्यूमन जीतेगा तो हम भी जीतेंगे, अगर हम जीत गए तो क्या हम ह्यूमंस की तरह किंग का रोल निभा सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी कोई एंजल कहती है किंग, हाँ ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। तभी एक एंजल कहती है ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है ओलिव। तब हमें एमसी के जॉन की रिप्रेजेंटेटिव एंजल का नाम पता चलता है, उसका नाम ओलिव होता है और रेड बालों वाली एंजल का नाम प्रिसेला होता है। ये दोनों ही एंजलों के हमें नाम बताए गए हैं। जिस तरह से तुमने सुझाव दिया है कि विनर किंग बन जाए, ऐसा देखकर लगता है कि तुम इसमें काफी कॉन्फिडेंट हो। तभी एमसी के जॉन वाली एंजल कहती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ। तभी वो रेड बालों वाली एंजल कहती है कि किसको पता मेरे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव इतना इजीली डिफीट नहीं हो सकता है। मेरे रीजन में एक ऐसा ह्यूमन है जिसने अपने रीजन में कभी भी रैंक 1 को नहीं खोया है। तभी एमसी के जॉन वाली एंजल मुस्कुराती है और कहती है सच में, और अपने मन में कहती है कि क्या बेवकूफ फेदर ब्रेन है, रीजन में फर्स्ट रैंक। वह सिर्फ इसी वजह से मन ही मन मुस्कुरा रही है। अगर इसे पता चल जाए कि मेरे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो वह सदमे से जमीन पर गिर जाएगी। तो वो एंजल लाल बालों वाले एंजल से कहती है तो क्या तुम इससे सहमत हो या नहीं। तभी वो लाल बालों वाले एंजल कहती है, काफी अकड़ते हुए कहती है, भाई कहती है कि मेरा इस पर विरोध करने का भी कोई कारण नहीं है। सभी एंजल्स एग्री हो जाती है। तो फिर एक एंजल कहती है तो फिर ये जब तय हो गया है तो क्या ना हम गेम को शुरू करें। ओलिव तुम जाकर उन्हें बता दो। तभी ओलिव कहती है ऑफ कोर्स। तभी वो एंजल सबको कहती है कि हम यूनिफाइड रीजन रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड करने के लिए बोनस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव मेरे नीचे इकट्ठा हो जाओ। सभी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव जल के नीचे इकट्ठा होने लग जाते हैं। भाई ये लोंडा कहीं और ही देख रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये लड़ने के लिए नहीं आया इधर, मतलब डर की लोंडों की कमी नहीं है, कहीं भी देख लो। और हमें एमसी को भी दिखाया जाता है। भाई सब ऊपर तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनको जन्नत दिखाई दे रही हो। तभी वो एंजल एक एरिना को समन करने लग जाती है और सभी प्लेयर्स के चारों ओर एक अरीना बन जाती है, मतलब समन हो जाती है, कुछ ऐसा ही होता है। और सभी 10 प्लेयर्स अरीना के अंदर हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं यार अंदर हो जाते। तभी वो एंजल कहती है कि अब हम डेथ मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जब तक एक दूसरे को मारेंगे तब तक कोई एक प्लेयर अरीना में ना बच जाए, और यदि तुम लोग अरीना के बाहर मरते हो तो तुम वापिस रिवाइव नहीं हो सकते, मतलब तुम्हारे तो लग गए गुरु। इसलिए पूरी कोशिश करना कि तुम अरीना को ना छोड़ो, चाहे इसका मतलब तुम्हारी डेथ ही क्यों ना हो। तो लेट्स बिगिन द गेम। और सभी प्लेयर्स अपनी वेपन्स को इन्वेंटरी से बाहर निकाल लेते हैं, यानी एक तरह से समन कर लेते हैं, ऐसा कह सकते हो तुम लोग। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो खुद को कहता है कि, मतलब अपने मन में सोचता है कि तो अगर मैं इन 9 लोगों को मार देता हूँ तो मैं किंग बन सकता हूँ। ये देखते हुए कि किसी ने भी अपना पहला मूव नहीं किया है, हर कोई काफी अलर्ट है। मेरा मतलब है अगर यहाँ हर कोई एक रीजन का रिप्रेजेंटेटिव है तो इसका मतलब है काफी ताकतवर हो। फिर भी ये मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। मतलब भाई एक तो ऐसा बंदा होता ही है जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता है। यह उन्हीं में से कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है जब से ये सब शुरू हुआ है तब से मैंने अपने रीजन में रैंक 1 को नहीं खोया है और मेरा डिसमेंटलिंग रूइन एक छलावा है। मतलब डिसमेंटलिंग रूइन एक प्रकार का चीट सिस्टम है। यदि मैं अपनी शॉट को अपने टारगेट के बॉडी में घोप दूं तो रूइन एक्टिव हो जाता है और उसके एनिमी के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब डिसमेंटल कर देता है, जैसा इसके रूइन का नाम है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ब्लेड में, ऐसा लगता है कि जैसे ब्लेड पर कोई गोस्ट ने पोजेस कर लिया है और वह जानता है कि उसे कहां पर स्ट्राइक करना। इसके कारण मैंने चौथे राउंड में 312 लोगों को सुला दिया था।
तभी एक एंजल कहती है लोग कर क्या रहे हैं, आखिरकार वे लड़ क्यों नहीं रहे कि तुम ह्यूमंस लड़ो, एक दूसरे से लड़ो, मतलब इनको लड़ाने में भाई कुछ ज्यादा ही मजा। वो बंदा उन एंजल्स की तरफ देखकर सोचता है कि क्या उन्होंने कोई शर्त वर्त लगा ली है, काफी ज्यादा इम्पेशेंट लग रही है। मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि मूव करने की, मैंने पहले ही मूव करने की प्लानिंग कर ली है। वैसे भी यहाँ पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मतलब खुद में ही मुंह मियां मिट्टू होना। वो कहता है कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैं इन पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ दूंगा और उनको मुझसे डरने पर मजबूर कर दूंगा। और ऐसा करने के लिए मुझे एक बलि का बकरा चाहिए जो मेरे परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सके। और अपनी शॉट को आगे करते हुए कहता है कि बेझिझक आ गया हो भाई, मैं तुम्हें वहीं पर सुला दूंगा। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है। वो बंदा अपने एमसी को देख के कहता है कि कोई तो आगे आया, ये मेरा पहला बलि का बकरा होने वाला। लेकिन सच में ये इतना जाइंट साइज क्यों लेकर आया है? ये वेपन इतना कॉमन तो नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले भी बहुत लोगों को यूजर नेम में शायद शब्द का यूज करते देखा है, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को इसका यूज करते हुए देखा है। तभी वो बंदा हमारे एमसी का मतलब एमसी के यूजर नेम को देखता है। तभी वो अपने मन में कहता है ब्लैक साइथ, उसका यूजर नेम ब्लैक साइथ है। बंदा काफी डर गया है। वो बंदा अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है शायद उसी नाम वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा। हाँ हाँ यही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी दूसरे प्लेयर जैसा सेम यूजर नेम नहीं रख सकते। और वो बंदा काफी सुस्त हो जाता है, मतलब अपनी तलवार को नीचे कर लेता है और अपने मन में सोचता है तो फिर ये व्यक्ति ऑल रीजन रैंक 1 ब्लैक साइथ लेवल 30 वाला बंदा है। भाई एमसी भी काफी बेडेस वे में आ रहा होता है उसके सामने। तभी कोई एंजल कहती है कि इस ह्यूमन के साथ क्या है, और दूसरी एंजल कहती है कि वे पहले तो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अब ये इतना डरा भासा क्यों दिख रहा है भाई। तभी कोई एंजल कहती है कि प्रिसेला चाहिए तुम्हारे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भाई प्रिसेला की तो बोलती सी बंद हो चुकी है, वो तो कुछ बोल भी नहीं रही है, मन में सोच रही होती है कि ये कर क्या रहा है ये स्टूपिड ह्यूमन, तुम बस ऐसे ही क्यों खड़े हो। तभी हमारे एमसी के जोन वाली एंजल हंस रही होती है। तभी प्रिसेला काफी गुस्से में ओलिव से कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है ओलिव। अब वो एंजल कहती है कि इसमें मैं क्या करूं, जब ये बात इतनी हेरिकुलस जो है, उस ह्यूमन को देखो, वो मेरे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव को देख रहा है और किसी घास के पत्ते की तरह कंपा रहा है। तभी प्रिसेला कहती है कि तुम्हारे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे एमसी की तरफ देखती है। वह जॉइंट साइथ थोड़ा डरावना है, लेकिन मैं इसमें से कोई भी ऑरा फील नहीं कर पा रही हूँ जो कि किसी इंसान को पहली बार देखने से ही इतना डर लगे और वह इतना कांपे। तब वह एंजल ओलिव से कहती है कि तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव को देखकर मेरे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव डर गया है क्या? ये कुछ इस तरह सही नहीं दिख रहा है, ओलिव कहती है। तभी प्रिसेला कहती है कि ओलिव बकवास करना बंद करो, क्या किसी रीजन में फर्स्ट रैंक होना सिर्फ दिखावा है? मेरे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट राउंड से लेकर अंत तक रैंक 1 पर रहा है, उसने अपनी रैंक 1 को कभी नहीं गवाया है। क्या तुम्हारे रीजन में किसी ने भी ऑल रीजन रैंक 1 प्राप्त की है? मेरे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव ने शुरुआत से अब तक अपना ऑल रीजन रैंक 1 को नहीं खोया है। तभी प्रिसेला कहती है कि क्या सभी रीजन्स में फर्स्ट रैंक पर रहने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो ओलिव कहती है मुझे लगता है अभी तक तुमने नोटिस नहीं किया है, और मुझे लगता है कि एंजल्स रैंकर्स का नाम रिकॉग्नाइज करने में काफी कंजूसी करती हैं या आलस करती हो तुम। क्या तुम्हें ऑल रीजन फर्स्ट रैंकर का नाम भी नहीं पता है? तभी एक एंजल कहती है ब्लैक साइथ। कोई एंजल कहती है कि मुझे याद है ये नाम, जब भी रिजल्ट विंडो रिलीज होती है तो इसी व्यक्ति का नाम आता है। तभी वो लाल बालों वाली एंजल जिसका नाम प्रिसेला होता है, वो अपने मन में सोचती है क्या ब्लैक साइथ ओलिवर के रीजन का रिप्रेजेंटेटिव है? अगर वह ह्यूमन सच में ब्लैक साइथ है तो मेरा रीजन का रिप्रेजेंटेटिव उसका ओपोनेंट होने के भी लायक नहीं है। तभी कोई एंजल चौंकते हुए कहती है ओह रियली, और एमसी उसके गर्दन को काफी बेरहम तरीके से मार देता है। बेचारे को पता भी नहीं चलता है उसको
कब उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। तभी हमारे एमसी के जोन वाली एंजल कहती है, ओह मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिसेला बाहर हो गई है। प्रिसेला की तो भाई बोलती बंद हो चुकी है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। सभी की यहाँ पर फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि भाई ब्लैक साइड देख जो लिया है, इसी को यहाँ क्यों होना था भाई साहब, यहाँ पर तो जीतने के भी कोई चांस नहीं है। मैं तो फालतू में आगे बढ़ गया भाई, हम सभी इसको मिलकर भी नहीं हरा सकते। हमारी भी उसी आदमी की तरह बिना कोई हरकत किए वहीं पर ही मौत हो जाएगी। अरे मैं किसी लेवल 30 के प्लेयर को कैसे हरा सकता हूँ, जबकि मेरा लेवल तो 13 है। और हमारा एमसी काफी पेडस वे में उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और सबकी फट रही होती है। हाँ भाई ऑब्वियसली बात है। तभी एक बंदा पीछे हटते हुए कहता है कि ब्लैक साइड तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हा हा। भाई बंदे की पूरी तरह से फट के रखी है, फिर भी हंस रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसी रीजन में हूँ जहाँ फेमस ब्लैक साइड है। मैं तो खुशी के मारे रोने लगा हूँ, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं भाई। खुशी के मारे नहीं है, डर के मारे हैं। इसकी मैं बता रहा हूँ फट के चार हो रखी है, इतना डर चुका है कि भाई आंसू रो ही देगा अब अगर कोई कुछ कह दे। और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि रुको भाई रुको, चलो हम बैठकर बात कर लेते हैं ना इसके बारे में, मारपीट करने की क्या जरूरत है। तभी एक लड़की अपने हथियार को वापिस भेजते हुए कहती है, देखो मैंने तो अपने हथियार भी रख दिए, मेरा तो से फाइट करने का कोई इरादा भी नहीं है। तभी हर कोई कहने लग जाता है कि हम सरेंडर करते हैं एंजल्स, हम सरेंडर करते हैं, हम हार चुके हैं, हमने अपनी हार मान ली है, हमें प्लीज बाहर निकालो यहाँ से। तभी एक एंजल कहती है कि ये कैसा घटिया व्यवहार है, कहती है कि क्या तुम लोगों ने कहा कि तुमने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, हाउ। तभी दूसरी एंजल कहती है कि ये तो गेम का फन ही खत्म कर रहे हैं। तभी एक एंजल काफी गुस्से में कहती है कि मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम लोगों ने सरेंडर करने की बात भी करी तो तुम्हारे सर उड़ा दिए जाएंगे, और जब ऐसा हो तो रिवाइव होने के बारे में सोचना भी मत, समझे घटिया इंसानों। सबकी जान हालत में आ जाती है। इसके कारण भाई काफी लोग होते हैं जो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मतलब लगभग सभी लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं और शांति से एमसी की तरफ देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि हम 8 लोग हैं, शायद हमारे जीतने के चांस हो सकता है। तब एमसी अपने मन में कहता है, तो क्या एंजल्स मुझसे भी ज्यादा डरावनी है। एमसी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझ पर तुरंत ही हमला कर देंगे, लेकिन कोई नहीं, एक एंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अंत में वह एंट ही रहती है। यानी चींटी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह चींटी ही रहती है, शेर तो नहीं बन जाती है। तभी एक बंदा कहता है कि वो कमीना हम लोगों पर हंस रहा है तो वह सिर्फ इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसका लेवल हाई है, और कहता है कि हम अभी भी रैंकर्स है जो हमारे रीजन में जाने जाते हैं, क्या तुम जानते हो। और तभी एमसी काफी स्पीड में अपने साइड को घुमाते हुए जाता है, और भाई जो भी रास्ते में आता है उसके शरीर के 2 टुकड़े होते जाते हैं। और भाई काफी बैडेस्ट व्यू आ रहा होता है इसमें, मतलब काफी अच्छा आर्ट वर्क है। और भाई सबके होश उड़ ही रखे हैं, वो तो पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन नहीं, जनमुंडिया है। और भाई जो एमसी इन लोगों को धोता है ना, सीधा जहां से गुजर रहा है वहां के प्लेयर्स के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और काफी बैडेस्ट वे में खत्म कर देता है। एंजल्स के भी होश उड़ जाते हैं, भाई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कोई इंसान। मतलब सभी एंजल सिर्फ एमसी की तरफ देख ही रही होती है। तभी कोई एंजल कह रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और कहते हैं कि ब्लैक साइड जीत गया है। फिर ब्लैक साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजल के रूप में ओलिव किंग बन चुकी है, और इस यूनिफिकेशन के दौरान हमें ओलिव के ऑर्डर्स को मानना होगा। तभी वो लाल बालों वाली एंजल काफी गुस्से में कहती है कि ओलिव कहती है कि ये तुम्हें पहले से ही पता था है ना। तब ओलिव कहती है कि बेशक मुझे पता था। तभी वो कहती है कि मैं जानती थी। तभी वो एंजल सभी एंजल से कहती है कि लड़कियों, इस कुतिया ने हमें धोखा दिया है। लिटरली वो सच में कुतिया कहती है उस एंजल को, और कहती है कि उसने ये सुझाव ये जानते हुए दिया था कि वह जीतेगी। तभी ओलिव कहती है
कि तुम इतनी ऑब्वियस बात कैसे कह सकती हो। तभी प्रिसिला काफी गुस्से में ओलिव की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या। तब ओलिव कहती है कि नेचुरली मैं उसी गेम को खेलने का प्रपोजल रखूंगी जिसमें मुझे एडवांटेज मिले, और तुम ये मत भूलो कि सबसे पहले मैंने इसे सजेस्ट नहीं किया था, और क्या मैंने शर्त को स्वीकार करने के लिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाया या तुम्हें डराया या धमकाया? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की क्या? मैंने नहीं। सभी को लगा कि ये काफी मजेदार होगा, इसलिए सभी ने इसे लेने के लिए एग्री कर दिया। और फिर भी अब तुम कुछ और कहने जा रही हो, क्या है तुम्हारे साथ? भाई साहब, ओलिवा तो उस लाल बालों वाली एंजल यानी जिसका नाम प्रिसिला है उसका तो मुंह ही बंद कर देती है। उसके पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचते हैं। भाई ये बोल तो सही रही है, वो अपने मन में सोचती है। तो क्या तुम मुझे मारने वाली हो? तो आओ चलो मुझे मारो। क्या एंजल्स ह्यूमंस के सामने फाइट कर रहे हैं और हमारी गरिमा को ठेस पहुंचेगी? यदि आर्च एंजल इसके बारे में सुनकर तुम्हें कीड़ों की थैली में डालेगा तो तुम क्या करोगे? तभी प्रिसिला उसके बारे में सोचकर काफी घबरा जाती है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन वो चीज मैं नहीं कर सकती। और ओलिव कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहती? तब प्रिसिला काफी शांत रहती है और कुछ नहीं कहती है। तब ओलिव कहती है, अब कैसे भी देखा जाए ऐसा लगता है अब मैं किंग हूँ, क्योंकि मैं जीत गई हूँ। प्रिसिला तुम कुछ समय के लिए यूनिफैक्चर्ड रीजन की गाइड हो सकती है, मतलब जैसे कोई उपकार कर रही हो। और प्रिसिला कहती है कि मुझे ये काम कितनी देर तक करना पड़ेगा? तब ओलिव कहती है, जब तक मैं बेहतर महसूस ना कर लूं। और भाई प्रिसिला काफी शांत हो जाती है। और तुम क्या कर रहे हो? और आओ अपना जॉब करो। तभी कोई पीछे से एंजल कह रही होती है कि मुझे लगता है मुझे भी ऐसी शर्त लगानी पड़ेगी। प्रिसिला चली जाती है। ह्यूमंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिफाइड रीजन के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो चुका है और एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर ब्लैक साइथ CES के 007 का नया रीजन रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। हमारा एमसी अब रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है और हमें मतलब एमसी को एक टेम्परेरी स्किल अथॉरिटी ऑफ डोमिनेंस मिलता है। ये टेम्परेरी स्किल इसलिए है क्योंकि कोई भी इस टाइटल को एमसी से चुरा सकता है, एमसी को मार के। और इसका इफेक्ट होता है, आप किसी भी प्लेयर को आदेश यानी ऑर्डर देकर अपने बलपूर्वक नियंत्रण कर सकते हैं, और ये जिस प्लेयर पर लागू होगा वह किसी भी परिस्थिति में ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता है। और इसकी लिमिट्स भी बताई जाती हैं। इसके सिर्फ 10 उपयोग हो सकते हैं, यानी 10 लोगों पर यूज किया जा सकता है। आप केवल एक खिलाड़ी को कमांड कर सकते हैं, मतलब एक समय पर एक ही खिलाड़ी को कमांड किया जा सकता है। और ये स्किल उन प्लेयर्स पर वर्क नहीं करेगी जिनका लेवल आपसे हाई है। कोई फिर से लोगों में फुसफुसाहट चालू हो जाती है कि कोई कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ब्लैक साइथ ही रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। इसका मतलब यह है कि ब्लैक साइथ तो लेवल 30 पर है, तो वह किसी को भी कमांड दे सकता है जिसे वह चाहे। मुझे उसकी गुड साइड रहना होगा। मतलब ऐसे ही फालतू लोग बातें करते रहते हैं, मतलब इनकी तो मुंह ही बंद नहीं होता है। भाई कोई टैप चिपकाओ इनके मुंह पे। जैसा कि अभी डिसाइड हो चुका है, तो अब अन्य प्लेयर्स को भी रिवाइव किया जाएगा और सभी प्लेयर्स रिवाइव होने लग जाते हैं। और भाई सभी प्लेयर्स खड़े होते हुए काफी पसीने में होते हैं, उनको पता ही नहीं चला होता है कि क्या क्या हुआ है। और एक लड़की खड़े होते हुए कहती है कि क्या हुआ, मैं तो सिर्फ खड़ी थी। कोई बंदा कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शरीर को काट दिया गया था। तभी वो एंजल कहती है कि आप सभी हार गए हैं, नए यूनिफाइड रीजन का रिप्रेजेंटेटिव ब्लैक साइथ है। तो कोई कह रहा होता है, तो अच्छा ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि एक नया यूनिफाइड रीजन का नए रीजन रिप्रेजेंटेटिव का चयन किया गया है। जो भी ह्यूमंस पहले अपने अपने रीजन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी वो टाइटल को ले लिया जाएगा और वो अब जिन पर अपनी अथॉरिटी का यूज करते थे वो भी अब नहीं कर पाएंगे। और वो एंजल कहती है कि ज्यादा निराश मत होइए, आपके पास हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को
वापस लेने का अवसर रहेगा। और इसके साथ ही बोनस गेम समाप्त होता है। अब मैं आपको आपके ऑफिशियल क्वेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, और वो की बजाती है और सबके सामने उनकी स्क्रीन विंडो खुलना स्टार्ट हो जाती है। और मेन क्वेस्ट ये होता है कि तुम्हें 10 घंटों में 30 ऑर्क्स को किल करना है। और इसके साथ एक सब क्वेस्ट भी दिया होता है, और सब क्वेस्ट ये होता है कि तुम्हें 4 बैलेंस स्टोन्स लेने होंगे। और हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है सभी क्षेत्र में कुल कितने लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिनिश पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, मतलब इसमें काफी लोगों की बलि चढ़ने वाली है, मतलब बहुत कम ही लोग इसमें सक्सेस हो पाएंगे। और संख्या तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये काफी ज्यादा है, क्योंकि ये 7 करोड़ है और लगभग पास होने वाले पार्टिसिपेंट 2 करोड़ के आसपास हैं। और इस रीजन में टोटल पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं, जो मतलब एमसी का रीजन है, उनके टोटल पार्टिसिपेंट 4844 होते हैं। और यहाँ पर जो फिनिश करेंगे उनकी संख्या सिर्फ 121 होती है। तभी एक व्यक्ति कह रहा होता है, क्या 300 ऑर्क्स को किल करना और फिनिश पार्टिसिपेंट्स की संख्या इतनी कम क्यों है? तभी एंजल कहती है कि तुम लोगों के पास इतनी सारी कंप्लेंट्स क्यों हैं? क्या तुम इसलिए कंप्लेंट कर रहे हो क्योंकि फाइनल संख्या बहुत कम है? क्या मुझे इसे और कम कर देना चाहिए? भाई सबके चेहरे लटक जाते हैं, मतलब भाई काफी लोग उदास हो जाते हैं। अब तक सिर्फ तुम्हारे पास इजी राउंड्स थे, इसलिए इस बार एक काफी डिफिकल्ट क्विज लो नंबर के साथ दिया गया है। तुम लोग इतने डिस्प्रेड मत हो। तभी कोई कह रहा होता है कि क्या 300 ऑर्क्स को मारना एक कठिन कार्य है? क्या ऑर्क्स गेम्स में तो काफी लो लेवल के होते हैं, मतलब भाई ये गेम नहीं है भोसड़ी वालों, तुम यहाँ पर सच में मारे जाओगे? अभी भी कोई इसको मोबाइल गेम से कंपेयर कर रहा है। तभी एंजल कहती है कि जब आप लोग उनसे मिलोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कितना कठिन है, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हूँ। तभी कोई एंजल से कहता है कि मिस एंजल ये सब क्वेस्ट क्या है और यहाँ पर रिवॉर्ड के सामने क्वेश्चन मार्क क्यों है? तब एंजल कहती है कि पिछले राउंड के ऑपोजिट इस बार सब क्वेस्ट को सभी के सामने रिवील कर दिया गया है। पहले सब क्वेस्ट छिपा रहता था, लेकिन इस बार रिवील कर दिया गया है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इनाम एक मिस्ट्री है। तभी एमसी अपने मन में कहता है, एक ग्रैंड मिस्ट्री। जैसा कि हमें तो पता ही है, एमसी को तो सब कुछ पता है क्योंकि भाई वो 99 लाइफ्स जी के आ चुका है। एमसी कहता है कि 5वें राउंड के लिए सब क्वेस्ट रिवॉर्ड बैलेंस रूइन है। एमसी अपने मन में कहता है, ये उन 18 रूइनों में से है जो मुझे चाहिए, और ये सब क्वेस्ट रिवॉर्ड हर रीजन केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। बेशक क्योंकि ये हर रीजन के लिए है, इसलिए अन्य रीजन के प्लेयर्स को भी इसे प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हालांकि इसकी डिफिकल्टी मेन क्वेस्ट से भी ज्यादा है। भले ही तुम सब क्वेस्ट को पूरा कर सके, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कितने लोग हैं जो बैलेंस रूइन की शर्त को पूरा कर सकते हैं। और इस राउंड के लिए सब क्वेस्ट ये है कि तुम्हें बैलेंस स्टोन को इकट्ठा करना है, यानी कलेक्ट करना है। अगर तुम चारों को इकट्ठा कर लेते हो तो तुम्हें तुरंत ही यानी इमीडिएटली मिस्ट्री रिवॉर्ड रिसीव हो जाएगा। हालांकि केवल एक ही ह्यूमन इसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस रीजन में केवल 4 बैलेंस स्टोन है। तभी कोई व्यक्ति पूछता है, तो फिर क्या होगा अगर एक व्यक्ति को चारों स्टोन नहीं मिल पाए? क्या इससे सब क्वेस्ट इनवैलिड नहीं हो जाएगा? तब एंजल कहती है, हाँ ये बात है, लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग अन्य प्लेयर्स को मारकर उनसे बैलेंस स्टोन को चुरा सकते हो। तभी कोई कहता है कि क्या हम किसी को भी मारकर चोरी कर सकते हैं? तभी कोई बंदा कहता है कि क्या तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन पसंद है? तब एंजल कहती है, यस, लेकिन तुम उनके दूसरे आइटम्स को नहीं चुरा सकते, तुम सिर्फ बैलेंस स्टोन को ही चुरा सकते हो। और पिछले दौर के ऑपोजिट यदि आप मर जाते हैं तो
आपको रिवाइव नहीं किया जाएगा, मृत्यु ही अंत है। बस काफी अच्छा डायलॉग मारा है इसने। और इसके साथ ही मैंने आपको वह सब बता दिया है जो तुम लोगों को जानना आवश्यक था। और जाओ, जितना हो सके उतना स्ट्रगल करो। और एंजल के ऐसा कहते ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है और हमें टाइमर को दिखाया जाता है जिसमें समय स्टार्ट हो चुका होता है। और एमसी अपने मन में कहता है अनोइंग अंटिल द एंड। और एमसी अपने मन में कहता है कि पहले 300 ऑर्स को मारकर रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके बाद मुझे मीन जूली की मदद करनी पड़ेगी।